सारिਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। सभी भाइयों को विनती है कृपा करके स्टेज से नीचे उतर जाए। अन्ना तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, वंदे मातरम वंदे मातरम। भ्रष्टाचार को भारत से हम इतना दूर भगाएंगे, इतना दूर भगाएंगे। भ्रष्टाचार को देश से अपने इतना दूर भगाएंगे। भ्रष्ट हुए नेताओं को जेल की सैर कराएंगे, भ्रष्ट हुए नेताओं को जेल की सैर कराएंगे। देश के इन गद्दारों को हम देश के इन गद्दारों को हम ऐसा सबक सिखाएंगे। अन्ना तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, अन्ना तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं। वंदे मातरम अपने देश में लाएंगे, अपने देश में लाएंगे, अपने देश में लाएंगे। काले धन को विदेशों से हम अपने देश में लाएंगे। भूखमरी और गरीबी को देश से दूर भगाएंगे, भूखमरी और गरीबी को देश से दूर भगाएंगे। सोने की चिड़िया जैसा एक भारत नया बनाएंगे। अन्ना तुम संघर्ष करो तुम्हारे साथ हैं, अन्ना तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं। अन्ना तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, अन्ना के साथ हैं। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हम सारे भ्रष्टाचार ने सीखा,
कब तक सहेंगे? क्या चुपी रहेंगे? क्या चुपी रहेंगे? सारे देश में घूमेंगे और सारे देश को जगाना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि देश के भ्रष्ट शासन में था और ये 2013 में नहीं आएंगे कानून, तो फिर हमारे पास यही कारण रहेगा 2014 में इस शासनकर्ताओं को दूर किया जाए। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि इस देश की सबसे बड़ी मूल समस्या क्या है? मोहंगाई और भ्रष्टाचार। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, अन्ना हजारे जिंदाबाद, जनरल वीके सिंह जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। हिंदुस्तान के आम जनता के हृदय की उमंग और तरंग श्री अन्ना हजारे जी बड़ी बहादुरी के साथ हिंदुस्तान की आनो शान मानो मर्यादा के लिए अपने आप की कल भी कुर्बानी देते हुए नजर आते थे और आज भी कुर्बानी देने के लिए तैयार खड़े श्री जनरल वीके सिंह साहब कलम के जरिए देश के अंदर आम जनता की आवाज दबाने वाले भ्रष्टाचारों के खिलाफ एक नया इनकलाब कलम के जरिए पैदा करने वाली शख्सियत जनाब संतोष भारतीय जी और डाइस पर मौजूद दीगर हजरात और सबसे ज्यादा हमारे लिए मान और सम्मान यहाँ पर मौजूद हिंदुस्तान में एक नए निजाम की तब्दीली करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के आकर के इसमें हिस्सा लेने वाली ये सारी जनता। जालंधर की सरजमीन पर आने का ये मौका मिला, हमारे लिए ये बड़े गर्व की बात है, फख्र की बात है। अपने आप को मैं खुशनसीब समझ रहा हूं, वो इसलिए कि आपको अजब लग रहा होगा कि ये जुब्बा कुब्बा पहन करके, ये सर पर टोपी रख करके अपने आप के नाम के आगे सूफी कहने वाला ये शख्स आज श्री अन्ना हजारे जी एवं जनरल वीके सिंह साहब के साथ क्यों नजर आया। इससे पहले तो कभी ये चीज नहीं देखने में आई। मैं आपको इस डाइस से बताना चाहूंगा कि उस दौर में जब हिंदुस्तान को आजाद कराने की बारी आई, जब इस कंट्री को आजाद कराने की बारी आई, जब उन फिरंगियों से जो गुलामी की जंजीर भारतवासियों के गले में डालकर हम पर हुकूमत कर रहे थे, जब उनको यहां से भगाने की बारी आई तो वहां पर संत भी एक साथ खड़ा था, सूफी भी एक साथ खड़ा था, हिंदू भी एक साथ खड़े थे, मुस्लिम भी एक साथ खड़े थे, सिख भी एक साथ खड़े थे, ईसाई भी एक साथ खड़े थे। जिस तरफ निगाह दौड़ाइए तो कोई कौम और कोई धर्म, कोई जात पात नजर नहीं आती थी, बल्कि जब नजर उठा करके देखा जाता था तो हर तरफ भारत का वासी नजर आता था, भारत का बाशिंदा नजर आता था, भारत की कौम नजर आती थी, भारत की आवाम नजर आती थी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक वो दौर था जब उन फिरंगियों ने हमारे ऊपर हुकूमत की और हमारे मुल्क पर हम पर रह करके जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, हमसे मेहनत कराई और फल वो लोग लेकर के चलने के लिए तैयारी करने लगे। बड़ी मुश्किल से एकता अखंडता के साथ हमने इस देश को आजाद कराया था। मैं बताना चाहूंगा इस डाइस से कि श्री अन्ना हजारे जी जैसे शेर ने, 75 साल के नौजवान ने भारत की धरती पर भारतवासियों को आवाज दी है कि अब इन फिरंगियों को जो हमारे देश में है, हमें अपना कहते हैं, हमें ये बताते हैं कि हम तुम्हारे हैं, हमारा साथ लेकर के कामयाबी की कुर्सी पर विराजमान होते हैं, लेकिन फिर हमारे पर हुकूमत करते हुए हमारे साथ ही भ्रष्टाचार करते हैं। उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए श्री अन्ना हजारे जी ने जो आवाज दी है, उस आवाज पर जालंधर ही नहीं पंजाब के कोने कोने से हमें लब्बैक कहते हुए नजर आना चाहिए। और आज इस डाइस से ही नहीं बल्कि यहाँ पर क्राउड जो एक ग्राउंड के अंदर मजमा है, ये बता दे कि श्री अन्ना हजारे जी आप जो पंजाब की धरती पर तशरीफ लाए हैं, आप जो पंजाब की धरती पर विराजमान हुए हैं, यहाँ से आपको ये लेकर के जाना चाहिए कि हम नहीं, हमारा परिवार अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आप जब भी आवाज देंगे देश की एकता, देश
देश की अखंडता, देश की मान, देश की मर्यादा, देश की शान, देश के अंदर नया वातावरण पैदा करने के लिए जब भी आवाज देंगे हम लोग, आपकी आवाज पर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आएंगे। आज अन्ना हजारे जी को जो जरूरत पड़ी पंजाब की धरती पर आने की, जालंधर की सरजमीन पर आने की, आपसे वार्तालाप करने की, आपसे गुफ्तगू डिस्कस करने की, श्री अन्ना हजारे जी का अपना कुछ नहीं है। श्री अन्ना हजारे जी को अपना कुछ नहीं लेना देना है। उन्हें चिंता अपनी नहीं, उन्हें चिंता देश की है। उन्हें चिंता देश के आम जनता की है। उन्हें चिंता देश के गरीबों की है। उन्हें चिंता देश के मजदूरों की है। उन्हें चिंता देश के किसानों की है। आज ये तिरंगा नजर आ रहा है, हमें उम्मीद है श्री अन्ना हजारे जी को बताना चाहूंगा आपके जरिए, और जनरल वीके सिंह साहब को बताना चाहूंगा कि ये लहराता हुआ तिरंगा इन भ्रष्टाचारियों की अगर नहीं सुधरे तो 13वीं कर दी जाएगी। ये जालंधर की धरती, ये पंजाब के सपूत, ये पंजाब का बहादुर जब भी देश के लिए बलिदान का मौका आया है, सर उठा करके बलिदान इसने दी है, सर उठा के इसने कुर्बानी दी है। इसकी रगों में सर झुकाना नहीं, सर उठ करके, सर उठा करके सर कटाना गवारा समझा है। आज ये देश, आज हमारी कंट्री, आज हमारा मुल्क आज तराह तराह कर रहा है। चाहे वो पंजाब का सूबा हो, चाहे वो हरियाणा का सूबा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का सूबा हो, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आती है। हिंदुस्तान के अंदर बदलाव की जरूरत है। हिंदुस्तान के अंदर तरमीम की जरूरत है। हिंदुस्तान के अंदर चेंजिंग की जरूरत है। आपको पूरे व्यवस्था को परिवर्तन करने की जरूरत है। पूरे निजाम में तब्दीली लाने की जरूरत है। मगर ये सब बात कब होगी पूरी? जब हम और आप यहां से उठ करके देश के हर कोने कोने में चल करके श्री अन्ना हजारे जी के इस मिशन को, श्री जनरल वीके सिंह जी के इस मिशन को, जो कि जनतंत्र यात्रा के जरिए शुरू की गई है, जनतंत्र मोर्चा के परचम के तले, उसके झंडे के तले, इसके अंदर हमें और आपको कुर्बानी देनी है। और जब तक की कोई कुर्बानी नहीं दी जाएगी, हिंदुस्तान में बदलाव नजर नहीं आएगा। जैसा कि श्री अन्ना हजारे जी का कहना होता है कि बताइए, कुर्बानी हम दें, सारी सब कुछ हम करें, हम इनको बनाएं, हम इनको नवाजें, हम इनकी मान और मर्यादा का ख्याल रखें, और हमें ये उम्मीद देकर के जाते हैं कि आप मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दीजिए, आप मेंबर असेंबली बना दीजिए, हम आपकी हर समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन ये जनता की समस्याओं का समाधान करते नहीं हैं, बल्कि ये अपनी समस्याओं का समाधान पहले करते हैं। मर्द वो है, इंसान वो है, सेवक वो है जो अपनी भूख और प्यास को भूल जाए और आम जनता के भूख और प्यास को मिटाने के लिए पहले सोचे। आपको मालूम होना चाहिए कि अन्ना हजारे जी जैसा भी लीडर है, जनरल वीके सिंह जैसा भी लीडर है, चाहते तो मुलाजिमत के पीरियड में जब इनकी नौकरी खत्म हुई, जब उससे जो है आप हुए सुबकदोश, तो आप कहीं के गवर्नर बनते, कहीं के एम्बेसडर बनते, कहीं के राजदूत बनते। मगर जनरल वीके सिंह की रगों में एक बहादुर का खून दौड़ रहा था कि जनरल वीके सिंह जब तक की मुलाजिमत करता रहा, जब तक की नौकरी करता रहा, देश की शान के लिए लड़ता रहा, और जब तक की जनरल वीके सिंह की जिंदगी है, देश की आन के लिए लड़ता रहेगा। हमें राजदूत नहीं बनना है, हमें एम्बेसडर नहीं बनना है, हमें कोई मिनिस्टर नहीं बनना है, हमें किसी प्रदेश का गवर्नर नहीं बनना है, हमें भारत की जनता का सेवक बनना है। हमें भारत के गरीबों की समस्याओं का समाधान निकालना है। आज उसी समस्या का समाधान निकालने के लिए श्री अन्ना हजारे जी, जनरल वीके सिंह साहब, संतोष भारतीय जी जैसी शख्सियत आपसे आवाज दे रही है कि उठो, वक्त का तकाजा है, उठो, समय की पुकार है। देश आवाज दे रहा है, देश की गरीब जनता तुम्हें बुला रही है, और उन भ्रष्टाचारियों के गिरेबान तक
अपने हाथों को पहुंचाओ कि बहुत हो चुका, हमें अंधेरे में रखकर अब ये अंधेरा नहीं, हम खुद उजाला पैदा करेंगे ताकि देश कल भी जगमगाता रहा, आज भी जगमगाता रहे, आने वाले दौर में भी जगमगाता रहे। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जनरल वीके सिंह और अन्ना हजारे का मिशन जनतंत्र यात्रा पाइंदाबाद। इंकलाब, इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की। तो दोस्तों, मैं हूं बेनती कर रहा, चौथी दुनिया के चीफ एडिटर श्री संतोष भारती जी, जिन्होंने सुनने लिए लोग उतावले होंगे ने, मैं उन्होंने बेनती करदा वो अपने विचार तुहाडे नाल साझे करन। श्री संतोष भारती जी। जिंदाबाद। आदरणीय अन्ना हजारे जी, जनरल वीके सिंह साहब और अभी बोल रहे थे मौलाना सूफी साहब जिलानी साहब, जलंधर के समझदार और देश को बदलने के लिए चिंतित नागरिक। अभी जब मौलाना जिलानी साहब बोल रहे थे, ये सूफी हैं और ये सूफी परंपरा गरीब नवाज अजमेर शरीफ से चली है। बाबा फरीद आपके यहाँ के हिंदुस्तान के सिरमौर सूफी थे और जब प्यार मोहब्बत की बात कहने वाले अपनी खानकाहों में, अपने आश्रमों में, अपने डेरों में रहने वाले संत जब बाहर निकल आए और आपसे बदलाव की बात करें, इसका मतलब कि आकाश के ऊपर आने वाले तूफान के निशान दिखाई देने लगे। और आदरणीय अन्ना हजारे आज ऐसे संत हैं जिनमें सूफिज्म है, जिनमें गीता का ज्ञान है, कुरान की आयत है, गुरु ग्रंथ साहब की झलक है, बाबा की मेहर है। आज वो जब निकले हैं तो मैं ये मानता हूं कि अगले साल भर के भीतर इस मुल्क में वही नज़ारा देखने को मिलेगा जो 1.5 साल पहले देखने को मिला था। लोग सड़कों पे थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सब तिरंगा हाथ में लहरा करके अन्ना से कह रहा था कि अन्ना, हम आपके साथ इस देश के भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। नौजवान, इस देश का नौजवान सबसे परेशान है। नौजवान के सामने कोई भविष्य नहीं है। मुझे एक केंद्रीय मंत्रालय के सचिव बता रहे थे कि 50 लाख नौकरियां पिछले 3 सालों में खत्म हो गई हैं। यानी सरकार उन नौकरियों को अब नहीं देना चाहती। इसका मतलब सरकारें झूठ बोल रही हैं। सरकार रोजगार खत्म कर रही है, इसलिए खत्म कर रही हैं क्योंकि विदेशी ताकतें ऐसा चाहती हैं। बेरोजगार हो रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग होंगे जो छटनी के शिकार हुए होंगे, जिन्हें बिना कहे हुए निकाल दिया गया होगा। और जो हमारे साथी यहाँ खड़े हैं पत्रकार भाई, इनमें से बहुत सारे लोगों के सर पे तलवार लटक रही है कि तुम जाने कब हटा दिए जाओ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सरकारें चाहे वो किसी पार्टी की हों, झूठ बोल रही हैं। जनरल वीके सिंह और अन्ना हजारे जी जब ये कहते हैं कि झूठ बोलना बंद करो और इस मुल्क के लोगों की किस्मत से खिलवाड़ करना बंद करो, नहीं तो लोगों की आंख का गुस्सा और लोगों के दिल की आग तुम्हें साबुत नहीं रहने देगी, तो वो गलत नहीं कहते हैं, वो सही कहते हैं। उनका कहना है कि जनता जब जागती है तो इन अत्याचारियों को, भ्रष्टाचारियों को, आपका सुख छीनने वाले, आपका सपना छीनने वाले लोगों को उस
दोहे को याद करना चाहिए कबीर जी के कि मरी खाल की श्वासों लोह भस्म हो जाए, मरे हुए जानवर के चमड़े की धौंकनी से लोहा पिघल जाता है। ये तो जिंदा लोगों को जगाने आए हैं, सिर्फ सोते हुए को जगाने आए हैं। जालंधर के लोगों से मैं एक अपील करता हूं, अन्ना हजारे जी की यात्रा जनता के सहयोग की यात्रा है। अन्ना हजारे जी के एक इशारे पर इस देश के पैसे वाले थैलियां खोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अन्ना जी ने जो रास्ता अपनाया है वो देश के बदलाव का रास्ता है, यानी हिंदुस्तान के गरीब लोगों की किस्मत में किस तरह सुख की एक बूंद पहुंचे उसका रास्ता है। और इसलिए उन्होंने अपनी पूरी यात्रा को जनाधारित रखा है। मैं पंजाबी नहीं बोल पाता, यहाँ से आवाज़ आई थी जब भल्ला जी बोल रहे थे कि पंजाबी कुछ बोलो। मैं माफ़ी के साथ आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि अन्ना हजारे जी का साथ हर तरह से दीजिए, तन मन धन से। आपने गांधी जी को नहीं देखा, आपने जयप्रकाश जी को शायद नहीं देखा, लेकिन आप खुशकिस्मत में और हम खुशकिस्मत हैं कि हम अन्ना हजारे जी को न केवल देख रहे हैं बल्कि बोलते हुए और हमें जगाते हुए भी सुन रहे हैं। अपनी इस किस्मत को धन्यवाद दीजिए, अपनी इस किस्मत के ऊपर नाज कीजिए और उन लोगों से कहिए कि तुम बदकिस्मत हो जो अन्ना हजारे की बात सुनने के लिए नहीं जा पाए। वो सचमुच बदकिस्मत हैं, क्योंकि आज अन्ना हजारे जी के मुंह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्मों की बात नहीं निकल रही है, बल्कि इन सभी धर्मों के गरीबों की तकलीफ का रोना निकल रहा है। आज अन्ना जलियांवाला बाग से निकले, मैं पास खड़ा था, मैंने देखा कि अन्ना की आंख में आंसू, जब उन्होंने सर झुकाया जहां ज्योति जल रही है, इनकी आंखों में आंसू आ गए, इनके मुंह से शब्द नहीं निकले। शायद आप ही के खानदान के, आप ही के दूर के परिवार के लोग रहे होंगे जलियांवाला बाग में, जहां उन्होंने अंग्रेजों की गोली खाई। किस लिए? सिर्फ हमारा मुल्क खुशहाल बने और आज बेरोजगारी न रहे, भ्रष्टाचार न रहे, महंगाई न रहे। इन सारे चीजों के खिलाफ शहादत देने वाले वो लोग आज कहीं स्वर्ग में बैठे हुए रो रहे होंगे, अपनी किस्मत को कोस रहे होंगे कि हमने किनके लिए जान दी, जिन्होंने हमारे सारे सपनों को रौंद दिया, बेच दिया। शायद अन्ना की आंख में इसीलिए आंसू थे। अभी जनरल साहब आपके सामने आएंगे और जनरल साहब आप नौजवानों से शायद अपील करें, क्योंकि नौजवान अगर आज खड़ा हो गया तो ये मुल्क बदल जाएगा, और अगर नौजवान नहीं खड़े हुए तो जनरल साहब का या अन्ना जी का कुछ नहीं जाएगा। हमारी किस्मत के ऊपर बदकिस्मती का ताला कई और सालों तक लग जाएगा, जड़ जाएगा। मैं एक पत्रकार के नाते, एक अखबार वाला होने के नाते और लिखने पढ़ने वालों की दुनिया में रहने के नाते मैं आपसे ये अपील करने आया हूँ कि सिर्फ लिखने और पढ़ने का वक्त नहीं है, सिर्फ कविताएं सुनाने या गीत सुनाने का वक्त नहीं है, बल्कि अपने अपने दड़बे से निकलने का वक्त है। अगर सूफी संत निकल सकते हैं, अगर मौलाना जिलानी साहब निकल सकते हैं, तो हम सब लोग अपने यहाँ से क्यों नहीं निकल सकते? शायद हमें कविताएं वैसे ही लिखनी चाहिए जैसे हमारे भाई अभी हारमोनियम पर यहाँ सुना रहे थे। हमें लेख वैसे लिखने चाहिए जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी लिखते थे। हमें लड़ाई वैसी लड़नी चाहिए जिस हिम्मत के साथ जलियांवाला बाग में हमारे पुरखों ने लड़ी, और हमें वही हिम्मत होनी चाहिए जो सिख धर्म के 10 गुरुओं ने हमें सिखाई है और जिसको लेकर के उन्होंने अपनी शहादत दी। मैं अपनी बात इस प्रार्थना के साथ आपके सामने रख रहा हूँ कि कल अन्ना जी ने एक आह्वान किया। उन्होंने कहा
कि ठीक 5 महीने के बाद दिल्ली में जन संसद होगी। इस देश को बदलने के लिए इन्होंने जनतंत्र मोर्चा बनाया है। जनतंत्र मोर्चा ऐसा संगठन नहीं है जिसमें आपकी बात न सुनी जाए। अन्ना जी बताएंगे जनतंत्र मोर्चा क्या है, लेकिन मैं आपको सिर्फ कहूं, जिनके पास कागज पेन है वो लिख ले, जनतंत्रमोर्चा.org ये एक वेबसाइट है, जनतंत्रमोर्चा.org, जिसमें अन्ना जनतंत्र मोर्चा कैसा बनाना चाहते हैं वो उसमें लिखा हुआ है। आप अगर उसके सदस्य बनेंगे, अन्ना का साथ देंगे, क्योंकि उसमें उस तरह की कमेटियां नहीं है जिस तरह की कमेटियां आमतौर पर संगठनों की या राजनीतिक दलों की होती हैं। अन्ना का कहना है कि सैकड़ों दफ्तर खोलने चाहिए, सैकड़ों नेता होने चाहिए। जनतंत्र मोर्चे का सदस्य बनिए। और दूसरा, अन्ना ने कहा कि 5 महीने के बाद हमने जिन मुद्दों को लेकर जनता को जगाने का फैसला किया है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, जन लोकपाल, बेरोजगारी, संपूर्ण बेरोजगारी का विनाश, सारे फैसले नीचे से ऊपर तक जाएंगे, ऊपर से नीचे नहीं आएंगे। महंगाई नहीं होगी, शिक्षा और स्वास्थ्य सबको सुलभ होगा। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। अभी कपूरथला में बहुत बड़ी मीटिंग थी, उसमें जनरल साहब ने कहा ये सब हो सकता है। और जब हिंदुस्तान की सेना का सेनापति रहा हुआ शख्स कहे कि ये चीजें हो सकती हैं, इसका मतलब जरूर हो सकती हैं, क्योंकि देश में सिर्फ सेना है जिसके ऊपर हमको भरोसा है। इन राजनीतिज्ञों के ऊपर से भरोसा टूट गया, चाहे किसी पार्टी का हो। तो सेना में रहा हुआ व्यक्ति जब कहता है तो मानना चाहिए कि वो चीज हो सकती है। अन्ना ने कहा कि हम 5 महीने के बाद दिल्ली में लोगों की जन संसद बुलाएंगे। अन्ना कहते हैं मुझे नहीं पता उसमें 1000 आएंगे, 10,000 आएंगे, 1 लाख आएंगे, 10 लाख आएंगे या 1 करोड़ आएंगे, लेकिन मैं सबको दिल्ली आने की दावत देता हूं। मैं आपसे ये अपील करने आया हूं कि अगर अन्ना दावत दें, और जब भी दावत दें तो इस बार लड़ाई दिल्ली में होगी, जन संसद बैठेगी और लड़ाई का तरीका और कदम तय करेगी। कल अन्ना की इस बात को आज टेलीविजन के चैनलों ने समझा और उन्होंने कहा कि अन्ना ने 6 करोड़ लोगों को दिल्ली बुलाने की बात कही। तो अन्ना के कहने से ज्यादा टेलीविजन चैनलों ने इस बात को सारे मुल्क में फैला दिया है। मैं जालंधर के नौजवानों से और आप सबसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, ये विनती कर रहा हूँ, अरदास कर रहा हूँ कि जब अन्ना बुलाएं उनके साथ आके खड़े हो जाएं। और जो नहीं आए हैं आज, उनसे कहिए कि तुमने अपनी किस्मत के साथ या तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारे साथ दगा किया, जो तुमको अन्ना की बात सुनने के लिए नहीं जाने दिया। उनको भी बताइए कि अन्ना ने क्या कहा। आखिर में मेरे साथ एक नारा लगा दीजिए, एक अरदास। जो बोले सो निहाल। जय हिंद। भारत माता की। फौजदार जवान जनरल वीके सेंगर। बहुत कम लोग बोल रहे हैं। इनकलाब भारत माता की। जो बोले सो निहाल। इतने आए जिन्हें भी बुजुर्ग है, जिन्हें साड़ी माताएं को कहना है, भरावा तुहानू सबनू बहुत बहुत मुबारकबाद जे तुसी इत्थे आए हो। बहुत बहुत मुबारकबाद। गल ये है कि ये लड़ाई तुहाडी लड़ाई है, ये मुहिम तुहाडी मुहिम है। असी सिर्फ इसनू अगे ले जा सकते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। जिन्ने भी आक्रमणकारी हिंदुस्तान आए तो पंजाब तो होके आए। इत्थे का आदमी जानता है कि क्रांति की होती है, लड़ाई की होती है। जानता है कि नहीं? कोई नहीं जानता।
ओके, ते इस धरती दे जिन्ने भी मनुख हैं, जिन्ने भी बंदे हैं, उन सब दे हृदय एक जज्बा तां असीं इत्थे आए सी, तां असीं जलियांवाला बाग गए सी, तां असीं दरबार साहब गए सी आशीष लेने वास्ते कि ये मुहिम असीं पंजाब तो जदों लेके चलेंगे तो सारे हिंदुस्तान में फैल जाएगी। और उहदे जलंधर एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत समझदार शहर है, जिथे पत्रकार है, जिथे बुद्धिजीवी है, जिथे बहुत स्कूल कॉलेज हैं। और मैं सोचता हूं कि जो चीज जलंधर तो चल सकती है वो पंजाब ही नहीं कन्याकुमारी तक पहुंच सकती है। एक मैं माफी मांगता है कि मेरी पंजाबी भी चंगी नहीं है, तो कोई गलती हो जाए तो मेरे माफ करना। और मैं हिंदुस्तानी बोलना ज्यादा पसंद करता हूँ। पिछले 65 साल बहुत समस्याएं आई हैं। आज जो आप देख रहे हो, जिस राजनीतिक तंत्र को आप देख रहे हो, पिछले 65 साल में अगर आप सोचो उन्होंने क्या दिया है। उन्होंने हमें दिया है कि किस तरह देश को हम धर्म के नाम पे बांट सकते हैं, किस तरह हम देश को जाति के नाम पर बांट सकते हैं, किस तरह हम देश को भाषा के नाम पर बांट सकते हैं। हर एक तरीके से हमको बांटा गया और हम सब, माफ करना, हम सब बेवकूफ हैं, हम बच जाते हैं। चाहे वो चिकनी चुपड़ी बातें हो, चाहे कोई लालच हो, लेकिन हम बच जाते हैं और 5 साल तक उसके बाद उन्हीं लोगों से लात खाते हैं कि नहीं? तो मैं तो ये कहूंगा कि गलती हम सब की है। और जिस दिन आप ये समझ लोगे कि कोई आपको बांट रहा है, कोई आपको अलग थलग कर रहा है ताकि उसको चंद एक वोट मिल जाए और 5 साल तक वो आपके ऊपर शासक बना रहे, इस चीज को जिस दिन आप समझ जाओगे उस दिन जागृति आएगी। कई बार मैं लोगों को कहते सुनता हूं कि इतनी समस्याएं, हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है जिनको ठीक किया जा सकता है। वो जादू की छड़ी है आपके हाथ, सब कुछ आप कर सकते हो। सिर्फ आपने एक काम करना है, आपने ऐसे लोगों को शासन के अंदर लाना है, ऐसे लोगों को ऊपर बढ़ाना है जो आपका दुख दर्द समझे, जो आपके ऊपर शासन ना करें, आपकी सेवा करें। और इसीलिए, इसी वजह से जनतंत्र मोर्चा खड़ा हुआ है ताकि जितने लोग हिंदुस्तान में आज लड़ाई कर रहे हैं, त्रस्त है, दुखी है, उन सबको इकट्ठा किया जा सके और एक आवाज लगाई जा सके कि हमको परिवर्तन की जरूरत है, तब्दीली की जरूरत है, व्यवस्था बदलने की जरूरत है। आज हमारा युवा परेशान है। क्यों? क्योंकि एक तो शिक्षा नीति हमारी ऐसी है जिसमें सिर्फ डिग्री लेने के ऊपर जोर है। वो डिग्री लेकर क्या करेगा? चपरासी बनेगा? शायद चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आपको अभी बताया गया। दूसरी चीज, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आपको अपना काम चलाना मुश्किल है। और तीसरी चीज, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि अगर आपको कोई काम करवाना है या कोई नौकरी लेनी है तो उसके लिए आपको किसी की जेब गर्म करनी पड़ेगी। कब तक चलेगा? मैं तो ये कहूंगा कि कब तक आप सहोगे? क्या आपके सहने की कोई सीमा है? कितने दिन और सहोगे इस चीजों को, इस भ्रष्टाचार को, इस कुव्यवस्था को? एक तरफ तो
आज की व्यवस्था जो है वो अजगर उगल रही है और हम सब मिलाकर उन्हें दूध पिला रहे हैं ताकि वो अजगर हमें खा जाए। नहीं चलेगा ऐसे। इन सबको बदलने की जरूरत है। एक किसान को ले लीजिए, क्या मिलता है उसको? 6 महीने के बाद फसल मिलती है उसके बाद उसकी लागत का भी उसको पैसा नहीं मिल पाता। और होता क्या है उसके बाद? वो अनाज ऐसे जगह पर रखा जाता है जहां पर कुछ सड़ जाए और गरीब आदमी तक ना पहुंचे। मेरा विश्वास करिए आप, हमारी 40% सब्जी, फल और अनाज सड़ जाता है क्योंकि उसका मैनेजमेंट ठीक नहीं होता। सोचकर देखिए, अगर ये 40% बच जाता तो कितने भूखों को खाना मिलता है। कोई ये बिल शील बनाने की जरूरत नहीं है कि हम सबको खाना देंगे। अरे आप उसको 2 रुपए का अनाज दोगे तो किसान क्या उगाएगा? किसान तो उगाना बंद कर देगा। वो कहेगा मुझे भी 2 रुपए का अनाज दो। ये इतने करोड़ रुपए जो आप इसके ऊपर खर्च करोगे कहां से आएंगे? किसी की पॉकेट काट कर आएंगे, आपके ऊपर टैक्स लगा कर आएंगे। आज पेट्रोल और डीजल महंगा है, क्यों है? क्योंकि उसके अंदर 40 रुपए का टैक्स है। पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर हमसे सस्ता है पेट्रोल और डीजल। दूसरी तरफ हमारे यहां केरोसिन बहुत सस्ता है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर महंगा है। अगर किसी ने इसके ऊपर अगर आकलन किया हो तो पाएगा कि सबसे बड़ा घोटाला इसी के अंदर है, क्योंकि शायद ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में बेचा जाता है, वहां पे दाम ज्यादा है। नहीं तो क्या कारण है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जहां पर गुर्बत है वहां के लोगों को क्या केरोसिन नहीं चाहिए? वहां पे महंगा क्यों है? तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ये सब गड़बड़ें तभी हैं जबकि हम सो रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें? क्या करना पड़ेगा? जगना पड़ेगा। और इसीलिए ये यात्रा शुरू की गई है ताकि हम आप लोगों को जगा सकें और आपके दिलों के अंदर वो बात डाल सकें कि आपके अंदर वो सब कुछ है जिससे आप इस व्यवस्था के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। देखिए, फौज के अंदर 16, 17, 18 साल के बच्चे आते हैं। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद वो इतने काबिल हो जाते हैं कि अगर दुश्मन की गोलियां चल रही हो तो भी वो उछलकर उसकी तरफ चले जाते हैं। तो हमारे नवयुवक के अंदर सब कुछ है। और मुझे इस चीज का विश्वास है कि अगर हम चाहें तो बेरोजगारी खत्म हो सकती है। हर युवक को ऐसी तालीम दी जा सकती है, ऐसी शिक्षा दी जा सकती है, ऐसी स्किल दी जा सकती है कि उसको अपने आप नौकरी मिले। हो सकता है आज लोग बात कहते हैं, हर एक जगह अखबारों में निकलता है कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई है, हमारी जीडीपी बढ़ती जा रही है। ये जीडीपी क्या है? अगर 10 आदमी हैं और उनकी 10 रुपए की उनकी आमदनी है, इसका टोटल उन 10 आदमियों की जीडीपी है। इन 10 में से अगर 2 की आय 1000 रुपए या 10,000 रुपए की दर से बढ़ रही है तो आपकी जीडीपी बढ़ रही है। लेकिन वो जो 8 आदमी है वो वही के वही है और वही आज हो रहा है। नहीं तो क्या कारण है कि जिस चीज के लिए, जिस इकोनॉमी के लिए, जिस चीज के लिए बोला जाता है कि हम बहुत समृद्ध होते जा रहे हैं, वहां किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं, वहां असमानता बढ़ती जा रही है, वहां नक्सलवाद जो सिर्फ 50 जिलों के अंदर था 1990 में, आज 272 जिलों के अंदर है। अगर यही हालत रही तो मेरी बात मानिए 600 जिलों के अंदर भी हो जाए। इसीलिए घबराने की बात है, इसीलिए बदलने की बात है। और इसके अंदर नारों से काम नहीं चलेगा, इसके अंदर जुटना पड़ेगा, कमर कस के निकलना पड़ेगा, सब लोगों को मिलाना पड़ेगा। और मेरी यही आपसे एक अपील है कि इसके अंदर जुड़िए,
ये मुहिम आपकी बेहतरी के लिए है, मेरी बेहतरी के लिए नहीं है। मेरा रिटायरमेंट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं अपनी बेहतरी तो इस मुहिम के अंदर, इस लड़ाई में जुड़िए। और उसका जुड़ने का तरीका है, जितने लोगों को आप जगा सकते हैं उनको जगाइए, जितने लोगों को आप खड़ा कर सकते हैं उतना खड़ा करिए। हर हफ्ते अगले इतवार को ले लीजिए, प्रभात फेरी करिए, जगाइए सबको, ताकि एक ऐसा माहौल तैयार हो जाए देश में जिससे बदलाव आए। जब तक माहौल नहीं तैयार होगा बदलाव नहीं आएगा। और ये मानकर चलिए, हमारा राजनीतिक तंत्र 65 सालों में बहुत शातिर हो गया है, बहुत समझदार हो गया है, बहुत चतुर हो गया है, बहुत चालाक हो गया है। वो आपके पास आएंगे, बोलेंगे कि हम आपके गांव तक सोने की सड़क बना देंगे, जब उसमें खड्डा हो जाएगा तो उसके अंदर चांदी भर देंगे। बोलते हैं कि नहीं, बड़े बड़े वादे करते हैं आपसे इलेक्शन के पहले, वही होगा। और उसके बाद 5 साल तक ना तो उस सड़क पर पत्थर पड़ेगा ना मिट्टी पड़ेगी। तो अपने आप को जगाइए, अपने साथ वालों को जगाइए, अपने समाज को जगाइए, तभी जाकर इसके अंदर सबका भला होगा। एक चीज याद रखिए, हिम्मत मरना मदद दे खुदा। जब तक आप हिम्मत नहीं करेंगे तब तक कोई मदद नहीं करेगा। अपने आपके अंदर वो जज्बा पैदा करिए। और खासकर पंजाब की धरती के जिन्हें पुत्र हैं, जिन्हें सिंह हैं, जब वो खड़े हो जाएंगे तो पूरे देश में बदलाव होगा। जनतंत्र मोर्चे की साइट के बारे में जो आपको बताया, उसमें जनतंत्र मोर्चे के 25 पॉइंट दिए हैं कि किस तरीके से गांव को ठीक किया जा सकता है, किस तरीके से शिक्षा के ऊपर काम किया जा सकता है, किस तरह से इकोनॉमी को ठीक किया जा सकता है, किस तरीके से महंगाई के ऊपर काबू पाया जा सकता है, किस तरीके से हमारे जो सर्विसेज से लोग बाद रिटायर होते हैं वर्दीधारी, किस तरीके से उनकी देखभाल की जा सकती है, किस तरह से उनको समाज के साथ जोड़ा जा सकता है। इसको पढ़िए और इस संदेश को सब जगह पहुंचाइए। और मैं खासकर हमारे जो पूर्व सैनिक है मेरी तरह, उनसे अपील करूंगा कि भूल जाइए कि आप IESL में हैं या IESL के अंदर है या किसी और संगठन में है। आप समाज को जगाने का काम करिए, क्योंकि आपके अंदर एक जज्बा है जो आपने फौज के अंदर सीखा है, और वो जज्बा है हमारा देश, हमारे देश का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। और यही जज्बा है जो सेना को आगे निकाल के ले जाता है। यही जज्बा है, जब कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर ब्रिज गिर जाता है तो सेना को बुलाते हैं कि कृपया इसको ठीक कर दीजिए, और 3 दिन के अंदर सेना उस ब्रिज को बना देती है। तो ये जज्बा चाहिए सबके अंदर कि हमारा देश सर्वोपरि है, ये जज्बा चाहिए। और दूसरी चीज ये चाहिए कि हम इकट्ठे रहें। ये 5 उंगलियां अगर अलग होंगी तो तोड़ी जा सकती हैं, जिस दिन ये मुट्ठी बन जाती है तो दूसरों को तोड़ती है। इकट्ठे हो जाइए। एक और चीज मैं आपको कहूंगा, जिंदगी में जीने के 2 तरीके हैं। एक है घुटने के बल बैठे रहिए, जो आपको कुछ दे देता है उसको ले लीजिए, सिर नीचा करिए और जीते रहिए। इसकी एक कीमत है, और वो कीमत है अपना स्वाभिमान छोड़ दीजिए, घुट घुट कर जीते रहिए। दूसरा तरीका है गलत चीज का विरोध करिए, खड़े हो जाइए, सिर उठाइए, छाती खोलकर गलत चीज के मत होने दीजिए। उसकी भी एक कीमत है। बहुत लोग आपको तंग करेंगे, लेकिन आपका स्वाभिमान जिंदा रहेगा। तो निश्चय करिए कि आपने क्या करना है, स्वाभिमान से जीना है या घुट घुट कर जीना। अगर स्वाभिमान से जीना है तो जो मैंने बताया उसके ऊपर करिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो मैं कह रहा हूं कि 6 महीने के अंदर चीजें ठीक की जा सकती हैं, ठीक की जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और 5 महीने के बाद जब जन संसद बुलाई जाएगी तो मैं उम्मीद करूंगा कि पूरा जलंधर वहां पर आ जाए। एक बार जन संसद के अंदर आने दीजिए, उसके बाद फैसला होगा कि देश को किस दिशा में ले जाना है,
देश की क्या दशा होनी चाहिए। और आखिर में दशम गुरु का एक बहुत मशहूर दोहा है, देह शिवाय वर मोह ये शुभ कर्मन पे कब हो न करूं। बोलिए मेरे साथ, देह शिवाय वर मोह ये शुभ कर्मन पे कब हो न करूं। जब जाए लड़ो अरिसो रण में निश्चय कर अपनी जीत करो। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की निश्चय करके अपनी जीत करिए। तो दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡੀ जोरदार नारियां ਦੇ ਵਿੱਚ इनवाइट कर रहे हैं, सत्ता पता दे रहे हैं श्री अन्ना हजारे जी ਨੂੰ ਸੇਧ ਆਣ। इनकलाब, इनकलाब, श्री अन्ना हजारे जिंदाबाद, श्री अन्ना हजारे जिंदाबाद। भारत माता की वंदे इनकलाब, इनकलाब जनरल कम्युनिकेशन सर, निगरानी साहब, भारतीय जी, सभी कार्यकर्ता, यहाँ के संयोजक भाई बहन, मेरे सामने बैठे हुए सभी भाई और बहनों, आज हम पंजाब के जालंधर अमृतसर से जालियांवाला बाग से ये दौरा शुरू किया है। जनतंत्र मोर्चा एक शहीद भूमि से ये यात्रा शुरू हो गई है और पूरे देश में जाएगी। शुरू में हम पंजाब, हरियाणा, यूपी 35 जगह पर सभा लेंगे। उसके बाद कई राज्यों में आगे का प्रोग्राम बनेगा। उद्देश्य अभी आपने सुना है, जनरल साहब ने बताया कि उसका उद्देश्य क्या है। मैं सवेरे इस बात को रखा था कि पंजाब के भूमि से ही मुझे मेरे जीवन में प्रेरणा मिली। तब मैं फौज में था। फौज में होते हुए 1965 भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और दुश्मन ने हमारे ऊपर हवाई हमला किया। मेरे साथ के सभी साथी वहां शहीद हो गए, मैं बच गया। यहाँ एक टुकड़ा लग गया गोली का। अरे भैया, और मैं जब देखा कि मेरे सब साथी शहीद हो गए और मैं बच गया, कि भगवान की कोई इच्छा है। उसी टाइम पर मैं मेरे जीवन का निश्चय किया, मेरे जीवन की आगे की लाइफ मेरे देश और देश की जनता के सेवा के लिए अर्पण। दूसरा भी निर्णय लिया कि शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, इसलिए शादी नहीं करना। मेरे जीवन का हर क्षण समाज और देश की सेवा में लगे, ये सोचकर मैं वो निर्णय लिया। आज 75 साल की उम्र हो गई, वही विचार है मेरे। मेरा घर है गांव में, 40 साल हो गए घर में गया नहीं। मेरे 3 भाई हैं, भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं। करोड़ रुपए की रोजगार पाई, करोड़ रुपए की, कई बैंक बैलेंस नहीं। लेकिन जीवन में जो आनंद है, अरे लखपति करोड़पति को जो आनंद नहीं मिलता होगा, मैं अनुभव कर रहा मेरे जीवन में। कितना आनंद होगा। लोग जीते आनंद के लिए, और बहुत से लोग एयर कंडीशन कमरे में रहते हैं और रात को नींद नहीं आती, बोलते हैं नींद की गोली लेकर सोते। आनंद यहाँ पर है। जो समाज और देश की सेवा निष्काम भाव से करते हैं, उनको कराना। क्या है मेरे पास? मंदिर में रहता हूँ, सोने का बिस्तर है, खाने का प्लेट है, कुछ रखा नहीं, लेकिन 6 कैबिनेट मंत्री का विकेट लिया अकेला, जो घर पर लोग हैं, चले गए। और 100 ऑफिसर चले गए घर। ये लड़ाई नहीं, 30 साल से ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, 30 साल हो गए। अभी महाराष्ट्र की लड़ाई होने के बाद अभी दिल्ली में आ गया जन लोकपाल भी आएगा, और जब तक नहीं आएगा तब तक हम स्तब्ध नहीं रहेंगे, लगेंगे पीछे। जन लोकपाल शरीर में प्राण है तब तक लड़ते रहेंगे,
और अभी सिर्फ जन लोकपाल नहीं, अभी जन लोकपाल नहीं, अभी जनरल साहब ने जो बात रखी परिवर्तन, संपूर्ण परिवर्तन। और आप सबको बताया कि जाग जाओ, संगठित हो जाओ, लोगों को जगाओ। क्या जगाना है? जगाना ये है कि हमें यही पता नहीं चला कि हम इस देश के मालिक हैं। 26 जनवरी 1950 जिस दिन हम प्रजासत्ताक दिन मनाया, प्रजासत्ताक दिन, उस दिन इस देश में प्रजा की सत्ता थी, प्रजा मालिक हो गई। सरकारी तिजोरी जनता की है, पूरी जनता जाकर वो तिजोरियों का प्लानिंग नहीं कर सकती, इसलिए हम संविधान के मुताबिक प्रतिनिधिक लोकशाही का स्वीकार किया और राज्य के लिए भेजा हम एमएलए साहब को और केंद्र के लिए भेजा एमपी साहब को कि हम मालिक हो गए, तिजोरी हमारी है, आप जाकर हमारे तिजोरी का सही प्लानिंग करो। इसलिए मालिक ने सेवक को भेजा। अभी मालिक ने सेवक को भेजा तो सेवक क्या कर रहा है, ये मालिक का काम है ना देखना। मालिक का काम था कि नए सेवक को भेजा, मेरे तिजोरी का वो क्या कर रहा है। मालिक ने सेवक को भेजा और मालिक ही सो गया। इसके कारण मालिक के तिजोरी की चोरी शुरू हो गई। जनरल साहब ने बताया जगाना है, इस बात को जगाना है। अभी स्वाभिमान की जो बात कही उन्होंने, आज देख रहे हैं संसद में 163 लोग दागी बैठे हैं। क्या होगा ये देश का? 163 लोग दागी है। 35 मंत्रियों में 15 मंत्रियों पर आरोप है। क्यों? हम भी दोषी है ना, पक्षावर पार्टी को दोषी है कि गलत लोगों को टिकट दिया, गुंडा को टिकट दिया, व्यभिचारी को टिकट दिया, भ्रष्ट लोगों को टिकट दिया, ये उनकी गलती है। लेकिन पक्षान पार्टी ने जिसको टिकट दिया, आखिर मत तो हमारे हाथ में, चाबी हमारे हाथ में है। भले टिकट दिया पक्षान पार्टी ने, वोटिंग देना हमारे हाथ में है। हम भी कभी कभी कई लोग रिश्वत लेकर वोटिंग करते हैं, इसके कारण गुंडा लोग अंदर जा रहे हैं। गुंडा लोगों को रोकना है तो आपके हाथ में चाबी है, आपके हाथ में है वो चाबी। भारत माता की कसम खाकर अभी हम प्रतिज्ञा करनी होगी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बलिदान की कसम लेकर प्रतिज्ञा करनी होगी कि आने वाले इलेक्शन में मैं गुंडा को वोटिंग नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। सिर्फ चारित्र लोग है, कौन पक्षावर पार्टी में मत सोचो, पक्षावर पार्टी की तरफ मत देखो। अभी पक्षावर पार्टी से इस देश के लिए उज्जवल भविष्य नहीं है। क्यों कह रहा हूं मैं, ये क्यों कह रहा हूं, उसका कारण है आप देख रहे, सभी पक्षावर पार्टी ने ये डिसीजन लिया है। आपको पता है नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन सभी पक्षावर पार्टी ने डिसीजन लिया कि हमें चुनाव के लिए पैसा लगता है, हमें जो डोनेशन मिलते हैं 20,000 रुपए का हिसाब, 20,000 रुपए तक का हिसाब किसी को नहीं देना। अरे 1 रुपए का भी हिसाब क्यों नहीं देते? डिसीजन लिया 20,000 रुपए तक का हिसाब नहीं देना। और आज बड़े बड़े उद्योगपति ऐसे लाख करोड़ रुपया डोनेशन लेते हैं, 20-20 हजार के टुकड़े बनाते हैं, हिसाब नहीं देना ना, तो 20-20 हजार के टुकड़े बनाते हैं और उनको नाम देते हैं नारिया, गोम्या, चीमया, काम्या, ब्राह्मया, नाम देते बोगस। और ब्लैक मनी इधर व्हाइट होता है। क्या होगा इस देश का? कहीं पक्षावर पार्टी उनसे ब्लैक मनी इस देश में व्हाइट होता है। हम करते विदेश के ब्लैक मनी जो है बात करते हैं, विदेश का ब्लैक मनी आना चाहिए, लेकिन हमारे देश में ये ब्लैक मनी व्हाइट होता है। इसीलिए अच्छे लोगों को हम संसद में भेजना, चारित्र लोगों को संसद में भेजना,
जब तक चारित्र्यशील लोगों की संसद नहीं आएगी तब तक अच्छे कानून नहीं बनेंगे, तब तक देश में परिवर्तन नहीं आएगा। वो काम हमने करना है, सब वोटर ने, सभी मतदाताओं ने। देश में परिवर्तन चाहते हैं तो चाबी हाथ के हाथ में है, चाबी हाथ के हाथ में है। चारित्र्यशील लोगों को ही वोटिंग करना चाहिए, तब परिवर्तन आएगा। आज की स्थिति में जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उसमें परिवर्तन की बात सक्सेस नहीं होगी। मैं अभी देख रहा हूँ, अरे शराब की बोतल लेकर वोटिंग करता है, शराब की बोतल 500-1000 रुपए के नोट लेकर वोटिंग करता है। क्या भगत सिंह के बलिदान की ये कीमत है? 500 रुपये, 1000 रुपये? तो वोटर ने इस बात को सोचना है, परिवर्तन लाना है ना देश में। तो पक्ष और पार्टी आज देखो, गाँव गांधी जी कहते थे जब तक गांव नहीं बदलेगा तब तक देश नहीं बदलेगा, गांधी जी कहते थे। और आज क्या चित्र है कि हर गांव में पक्ष और पार्टी ने 3-3, 4-4 ग्रुप बना दिए और गांव में लड़ाई लगा दी। विकास रुक गया गांवों का, इस कारण गांव में ग्रुप बन गए पक्ष और पार्टी की, और लड़ाई शुरू हो गई गांव में, विकास को रुकावट आ गई। युवा शक्ति हमारी राष्ट्र शक्ति है। युवा शक्ति जाग जाए तो कल का भविष्य दूर नहीं है। लेकिन पूरे कॉलेज में युवकों में पक्ष और पार्टियों ने ग्रुप बना दिए और आपस में लड़ाई लगा दी। युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति, उसमें लड़ाई लगाने वाले कौन? पक्ष और पार्टी से लड़ाई शुरू हुई और हमारा युवक, ये युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है, उसने फूट डाली। आज जो घरानेशाही इस देश के लिए खतरा है, वो घरानेशाही पक्ष और पार्टी में शुरुआत हो गई। सही पक्ष और पार्टी में घरानेशाही जो आ रही है, ये इस देश के लिए खतरा है। जनरल साहब जो बताया कि जगाना है लोगों को, ये जगह है। अगर देश में परिवर्तन लाना चाहते हैं हम, तो हर वोटर ने ये प्रतिज्ञा करनी है कि आगे के लिए मैं पक्ष और पार्टी नहीं देखूंगा, चारित्र्यशील लोगों को मैं मेरा वोट देकर संसद में भेज दूंगा, तो अच्छे कानून आएंगे। आप देख रहे जन लोकपाल की लड़ाई 2 साल से लड़ रहे, 2 साल से लड़ाई लड़ रहे, और उधर कई लोग इकट्ठा आकर वो कहते कि नहीं जन लोकपाल नहीं बनाएंगे। क्यों? अगर जन लोकपाल बन गया और सरकार का पुलिस को यंत्रणा पर का कंट्रोल निकल गया, तो इनके 15 मंत्री जेल में जाएंगे। सीबीआई हमारा कहना है सीबीआई निकालो, सीबीआई को जन लोकपाल के दायरे में लाओ, सरकार का कंट्रोल निकालो। अरे लोकशाही बन गए। लोकशाही का अर्थ क्या है? लोगों ने लोगों के लिए, लोक सहभाग से चलाई हुई शाही, वो है लोकशाही। कहाँ है लोकशाही? कहाँ लोकशाही है? आज तो पूरे मंत्रालय में सब कारोबार चलता है। लोकशाही कहाँ है? जनतंत्र कहाँ है? ये बदलना है तो वोटर के हाथ में इसकी चाबी है, बदल सकते हैं। तो इसको हम बदल सकते हैं। सिर्फ मतदार, जागरूक मतदार, यही लोकशाही का आधार है। जिस दिन मतदार जागरूक होगा उस दिन देश में बदलाव आएगा, इसलिए जनतंत्र मोर्चा हम लोग निकाले हैं, वो इसलिए निकाले लोगों को जगाने के लिए, जगाकर संगठित करने के लिए। ये क्या किसी से पैसा मांगने के लिए नहीं, किसी से वोटिंग मांगने के लिए नहीं। जनरल साहब भी अभी रिटायर हो गए, क्या उनको भी किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। और मैं तो फकीर आदमी है, कहीं ध्यान देना सरकार ने, पैसे की कोई जरूरत नहीं। मुझे 6000 रुपये पेंशन मिलती, आराम से जीवन बिता सकता हूँ। आज 55 लाख रुपए के कैश हमारे मिल गए, उसका भी ट्रस्ट कर दिया। 30-35 गरीब बच्चों की शादी कर देता, वो तो रखता नहीं, बैंक में रखता नहीं। अगर मैं बैंक में पैसे रखता, 5-25 लाख रुपए बैंक में रखना मुझे असंभव नहीं था, संभव था। लेकिन अगर मैं 5-25 लाख रुपए बैंक में रखता तो मुझे भी रात को नींद की गोली लेकर सोना। आज 75 साल की उम्र हो गई, इंजेक्शन नहीं, बीपी नहीं, डायबिटीज नहीं,
मैं क्यों करने जा रहा हूँ यार, इसीलिए हम बाहर पड़े हैं सब, किसी से मांगने के लिए नहीं। जिलानी साहब ने बताया कि हमें क्या लेना है, किसी से क्या मांगना है, कोई इलेक्शन तो लड़ाना नहीं, ना किसी सत्ता का काबिल करना है। जनतंत्र मोर्चा में ये बात रखी है हम, जनतंत्र मोर्चा किसी पक्ष और पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा। जनतंत्र मोर्चा खुद कोई पक्ष और पार्टी नहीं निकालेगा। जनतंत्र मोर्चा ना कभी इलेक्शन में जाएगा। जनतंत्र मोर्चा वो काम करेगा, लोक शिक्षा, लोक जागृति, लोक संगठन। देश में जन संगठन अगर बन गया तो बदलाव आ जाएगा। तो जनता से मेरी विनती है कि आने वाले इलेक्शन में, इलेक्शन से पहले अभी कल से जगाते रहो, जनता को जगाते रहो कि चारित्र्यशील लोगों को अंदर भेजो। फैक्ट लोग, गुंडा लोग, व्यभिचारी लोग, ऐसे लोगों को हम वोटिंग नहीं करेंगे। ये प्रतिज्ञा करो, तब देश में बदलाव होगा। आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद।